कोई नहीं। सर, ये फर्जी रजिस्ट्री मामले में एक और मुलजिम पकड़ा गया है, किस तरह का इसकी वारदात को अंजाम देता था और ये पूरा मामला है क्या? ये फर्जी रजिस्ट्री मामले में जो एसआईटी जांच कर रही थी, इसमें अब तक 16 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आईजी स्टैम्प द्वारा जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 और मुकदमे कोतवाली में दर्ज कराए गए थे, जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन चली एसआईटी द्वारा तो इसमें हुमायूं परवेज नाम का संदिग्ध इसमें प्रकाश में आया। चूंकि जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ थी वो 2 प्रकरण इसमें प्रकाश में अलग अलग केसेस में। एक प्रकरण था क्लेमेंट टाउन का, जिसमें रक्षा विभाग को 1958 में जमीन हस्तांतरित निवर्तमान जो उस समय के जिलाधिकारी उनके द्वारा रक्षा मंत्रालय को जमीन दे दी गई थी, लेकिन इनके द्वारा षड्यंत्र करके सहारनपुर में अपने जो रिलेटिव्स हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के उसके नाम कराकर चेंज कराया गया था और साथ ही साथ उस जमीन पर अपना क्लेम किया गया और बाकायदा उसके डिमार्केशन के लिए प्रोसेस किया गया और उसके जिससे कि वो जमीन उनको उसको मिल जाए। तो ये जब फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में सारी चीजें जांच में आई तो इसका नाम प्रकाश में आया। साथ ही साथ गन्ना रोड पर भी एक जमीन थी जिसमें अपने पूर्व के अपने फादर और अपने दादा के नाम कराने के बाद उसको विभिन्न तरीकों से दस्तावेजों को चेंज कराया गया रजिस्ट्री, और 11 लोग को इसमें रजिस्ट्री भी कर दी गई है वर्तमान में। तो 11 लोग को रजिस्ट्री करने के बाद 3 करोड़ रुपए के अकाउंट में भी ट्रांसफर हुए जो रजिस्ट्री के दौरान कराए गए थे, तो उसका भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में सारी डिटेल वगैरह ले ली है। तो इसमें मेन जो अभी आया कि तीसरी लाइन जो अभी तक अलग अलग गैंग इसमें ऑपरेट कर रहे थे, इसमें हुमायूं परवेज का नाम आया इसमें, और इसमें अन्य उसके साथियों का भी नाम आया। जो पूर्व में एक इसमें अभी समीर कामयाब है, वो जेल में भी बंद है। तो कहीं ना कहीं ये गैंग भी मोडस ऑपरेंडी उसी तरह से करके कि रजिस्ट्रार ऑफिस में एक्सेस करके जो भी बाइंडर्स इनकी एक्सेस रहती है, जो वहाँ काम करते हैं जो स्टाफ को, उनको एक्सेस करके उसने चेंज किया है। क्योंकि इस बार रजिस्ट्री ऑफिस जो सहारनपुर का है वहाँ से दस्तावेजों को इसमें चेंज करने की बात अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आई है, तो ऐसा पूरा इसमें लगता है कि जो वहाँ का जो स्टाफ है या जो वहाँ का कोई भी कर्मचारी या जो इस तरह के काम करते हैं जिनकी एक्सेस होती है रिकॉर्ड रूम में, उनके द्वारा ही इसी तरह के मोडस ऑपरेंडी जैसे देहरादून में कराएगी उसे वहाँ कराई गई है। इसमें भी कुछ संदिग्ध नाम इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के पास प्रकाश में आ गए हैं, जिनसे पूछताछ और उनकी तलाश के लिए टीम को लगाया गया है। सर, क्योंकि पहले जो गैंग कैसे कर रहे हैं, क्या इस गैंग का आपस में कुछ संबंध है? क्योंकि एक ही तरीके से पूरा अपराध को देखिए, अपराध का तरीका चूंकि कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड्स हैं, जब तक वो चेंज नहीं होंगे, पुराने नहीं होंगे, तब तक कि वो उसका क्लेम नहीं कर सकता है। तो तरीका वही है कि जो लोग मर गए हैं या जो पुरानी जमीनें हैं जिनके वारिसान नहीं है यहाँ पर, उनको चिन्हित करके उनके नामों को अपने गार्जियंस के, अपने पेरेंट्स के नाम कराकर उसको बाद में हेराफेरी करके उसको क्लेम करना और अपने नाम चढ़वा के म्यूटेशन के बाद उसको अन्य लोगों को बेचना। तरीका एक ही है, लेकिन घटनास्थल इसमें देखेंगे का जो सहारनपुर के रजिस्ट्री ऑफिस है, तो कहीं ना कहीं गैंग की जो लाइन जो अभी पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं अलग से भी है, जो अलग तरीके से अपने लोगों के साथ मिलकर इसको काम को कर रहे थे। क्योंकि जो हमारी अन्य इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें जो अरेस्ट हुए हैं वो पूरी चेन एक तरह से कंप्लीट हो चुकी थी, जो लोग उसमें शामिल थे। अब इसमें जो अभी जो 2 केसेस में जो नई लाइन डेवलप हुई है, इसमें नए लोग के नाम भी प्रकाश में आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एक अलग तरह का गैंग बनाकर भी इसमें सहारनपुर में और यहाँ पर काम किया जा रहा था। देखिए, जिनको फर्जी रजिस्ट्री की गई जो माजरा वाला था, तो अभी तक चूंकि इन्वेस्टिगेशन में ये केस था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके विक्टिम है उनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं रही होगी कि उनके द्वारा भी दस्तावेजों को देखकर जो दस्तावेज फर्जी लगाए गए थे उसको सही मानते हुए वो उनको रजिस्ट्री हो गई और उनके द्वारा उस जो उनके हक में हो गई। तो अब मुझे लगता है कि विक्टिम्स को जो जानकारी होगी तभी वो इसमें शिकायत के लिए आएंगे। और साथ ही साथ हमने इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसे विक्टिम को तलाश कर लिया जिनके रजिस्ट्री हुई थी, उनको भी बुलाकर इस संबंध में जानकारी की जाएगी और उनके द्वारा कोई शिकायत दी जाती तो उस पर भी जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, कुछ जानकारी मिली है कि इन्होंने और जमीनों का भी ऐसा क्या होगा या दो ही का? देखिए, जब तक रिकॉर्ड्स के फर्जी हेराफेरी जब तक साबित, जैसे रिकॉर्ड्स का जो कस्टोडियन है तो उनके द्वारा ही उसको चेक करने के बाद दिया जा रहा है। वो भी चेक करने के बाद कुछ शिकायतें पब्लिक द्वारा जो दी जा रही है अब शक के आधार पर, या उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हो गया, तो उसके आधार पर सारी चीज़ें चेक की जा रही है। क्योंकि रिकॉर्ड कीपर के रूप में जो उसको चेक कर सकता है, उनके द्वारा ही इसमें सही चीज़ देखने के बाद ही पता चलता है कि वो फर्जी कागज लगे हैं कि सही लगे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 2 ही मामले ऐसे हो, क्योंकि अभी प्रक्रिया गतिमान है। अभी भी रिकॉर्ड्स को काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं, जिन रिकॉर्ड्स को चेक किया जा रहा है। पुलिस के पास भी बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं जिसको हम मार्क करके रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे जैसे वेरिफिकेशन होता रहेगा वैसे वैसे प्रकरण इसमें सामने आते रहेंगे।
ये 30 तारीख को लाल पुल के नीचे शिव कुमार उर्फ बबलू है, जिनकी डेड बॉडी मिली थी और उस समय उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, क्योंकि डेड बॉडी भी 2-3 दिन पुरानी लग रही थी और इसके बाद शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए, तब ये शिनाख्त बबलू के रूप में हुई थी। क्योंकि उनके परिजन यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते थे, उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया और सभी आवश्यक कार्रवाई के बाद उनके द्वारा आकर जिन परिस्थितियों में उसकी डेड बॉडी मिली थी, उसका मोबाइल गायब था और फोन ऑफ था, उसके आधार पर उनके द्वारा शक के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी दौरान जब ये डेड बॉडी मिली थी तो पुलिस द्वारा भी इसमें अपनी प्रारंभिक जांच जो होती है, मौके पर सीसीटीवी देखना और अन्य चीज़ों की जानकारी की जा रही थी, तो उसके आधार पर उसमें वहाँ पर एक स्कूटी संदिग्ध अवस्था में आते दिखी, इस पर 2 लड़के थे। उसके आधार पर पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज हुआ तो और आगे अपनी पूछताछ जानकारी बढ़ाई तो पता चला इस पूरे हत्याकांड में 3 लोग पूरे टोटल शामिल थे। जो 2 लोग इसमें शामिल थे, इसमें पहले ही ऋषभ और शुभम जो है स्कूटी चोरी में, चूंकि स्कूटी चोरी की गई थी हत्या की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, वह जेल चला गया था। साथ ही साथ जो इसमें दूसरा था वो एनडीपीएस एक्ट में, शुभम जो था वो एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका था वसंत विहार से। तो कहीं ना कहीं लगता है इनके द्वारा, जब ये लगा कि पुलिस द्वारा अपनी छानबीन की जा रही है और डर के कारण या अन्य कारणों से ही है, मुझे लगता है कि पुलिस चोरी की स्कूटी में तो जेल चले गए और बंद हो गए। साथ ही साथ जो उसमें तीसरा अभियुक्त था वो मौके से फरार था। जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ तो उसकी तलाश की गई और उसको भी जो है, आशीष है जो, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो नशा करने के आदी थे, साथ में बैठते थे और किसी बात को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर इनके पुराने वहाँ झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ही तीनों ने मिलकर उसको एक साजिश के तहत उसको डंडे से उसको वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी डिस्पोज करने के लिए उनके द्वारा एक स्कूटी चोरी की गई और लाल पुल के नीचे जाली कटी हुई है, वहाँ से डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। तो इसका जो मोबाइल था विक्टिम का, जो मृतक है, वो भी बरामद कर लिया गया और इनसे 2 अभियुक्त हैं, उनका भी पुलिस पीसीआर में या जुडिशियल उसमें परमिशन लेकर उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपकी एनडीपीएस जो एक्ट में जो अंदर जांच की भी बात की है, क्या है सर? बेसिकली जिस तरह से अभी, क्योंकि स्कूटी चोरी का जो प्रकरण है उसमें तो जब जांच होने लगी तो ये अभियुक्त जेल चला गया, चूंकि स्कूटी इसके द्वारा चोरी की गई थी। एनडीपीएस में भी बंद हुआ है वो, तो कभी कभी ऐसा इस जांच के लिए इसलिए बात की गई कि अभियुक्त बंद हुआ है तो किन परिस्थितियों में वो अरेस्ट हुआ है और क्या किसी की सूचना के आधार पर उसको अरेस्ट किया गया, या कभी मुखबिर द्वारा सूचना दी जाती है, उसके आधार पर पुलिस टीम चेकिंग करती है, उसके आधार पर बंद हुआ। ये समझ, चूंकि एक मर्डर से रिलेटेड अक्यूज्ड है जो जेल गया हुआ है, तो उस संबंध में भी जानकारी के लिए वहाँ सीओ को बताया गया, तो उस पर जो भी जानकारी आती है तो उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाएगा।